Now we are going to discuss the angular kinetics of human movement, which is chapter number 11. ये जो है ना चैप्टर्स, इसमें ये नहीं है कि आप एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद कर लें, क्योंकि वो कोई भी लेमैन भी आपको याद करके दे देगा और सुना देगा। इन चैप्टर्स में जो ये 10 चैप्टर भी था और 11 चैप्टर, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है, जो कि मैं अपनी वीडियोस में देने की 100% कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हो रहा क्या है, कि ये मूवमेंट है तो ये किस तरह परफॉर्म हो रही है, इसके फिजियोथेरेपी में क्या क्या रोल है, इसकी बायोमैकेनिक्स क्या है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, आप इजीली आप टैकल कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को। स्पोर्ट्स थेरेपी में भी यूज़ हो रहा था, सॉरी, कि स्पोर्ट्स थेरेपी में भी ये यूज़ हो रहा होता है कि किस तरह इसको मतलब आप यूज़ करना है। या अगर आपको बायोमैकेनिक्स से नहीं पता, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भैया एंगुलर मूवमेंट की डेफिनेशन बताओ या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, आपको बताएंगे भैया हमें इसे एप्लीकेशन बताया। और जब आपको बेसिक्स ही पता होंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ये कहती हूँ कि इसके बेसिक समझने की कोशिश करें, ना कि आप इसे रट्टा लगाने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि मस्कुलर जो भी मूवमेंट आप कर रहे होते हैं ना, तो इस पर हमारी मसल्स की फोर्स लग रही होती है और एक मसल्स की कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ये तो बातें हमें पता है। अगर हमने किसी भी पेशेंट को असेस करना हो कि इसकी मूवमेंट किस तरह हो रही है, तो हम उसकी कोऑर्डिनेशन देख रहे होते हैं, उसकी फोर्सेस देख रहे होते हैं, उसकी आइज़ का कॉन्टैक्ट देख रहे होते हैं, कोई इमेज कर रहे होते हैं या वीडियो वगैरह से हम देख रहे होते हैं। ठीक है, यही बातें इधर लिखी हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि आपने ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी को देखना है तो उसके आप गेट से देख रहे होते हैं कि किस तरह उसके गेट की परफॉर्मेंस होती है। अगर वो जंपिंग वगैरह कर रहा है तो हम तब भी देख रहे होते हैं कि शोल्डर और हिप की मूवमेंट किस तरह हो रही है। एंगुलर मोशन भी हम देख रहे होते हैं, बास्केटबॉल जो वगैरह खेल रहे होते हैं। अब मैयर एंगल करना होता है। मैयर एंगल जो होता है ना, वो करने का तरीका होता है, एंगल को मैयर करने का तरीका होता है कि आप प्रोटेक्टर यूज़ कर लें या गोनियोमीटर यूज़ कर लें। अब यहाँ पे ना दो एंगल का उन्होंने जिक्र करना है आपसे, एक होता है जॉइंट एंगल और एक होता है बॉडी सेगमेंट एंगल। इसको समझाने के लिए ना पहले मैं आपको पहले समझा देती। ये कोई भी बॉडी है, तसव्वुर कर ले जैसे ये बॉडी है मैंने बनाई है। ये जो एंगल होगा ना, ये होगा कोई जॉइंट एंगल। ये जो एंगल बन रहा है, ये कोई भी उसने अपनी नी उठाई है इस तरह, ये जो है ना ये जॉइंट एंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसके रेफरेंस से देखेंगे तो ये बॉडी सेगमेंट एंगल बन रहा है। ठीक होगा, बॉडी सेगमेंट एंगल आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को यूज़ करके कर सकते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट बात एक एब्सोल्यूट एंगल भी कह रहे होते हैं। अब हम अपनी किताब पे आते हैं। अब हमें समझ लगेगी कि ये बातें क्या कर रहे हैं। इसमें आप प्रोटेक्टर यूज़ कर लेते हैं। देखिए, प्रोटेक्टर डी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो फिल्म्स वगैरह की भी बेसिस पे होता है। अब तो कहते हैं मॉडर्न स्टडीज़, यहाँ पे लिखा होगा लास्ट लाइन में कि मॉडर्न स्टडी में आप कंप्यूटर एक कैमरा यूज़ करते हो, 3 डायमेंशन काइनेमेटिक्स आप निकाल लेते हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, बॉडी की मूवमेंट के लिए हम परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एंगल्स और गोनियोमीटर भी करते हैं। अभी गोनियोमीटर में आपको दिखाती भी। जॉइंट का एंगल जो होता है वो मेजर करना होता है एनाटॉमिकल पोजीशन को। पता है एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। काइनियोलॉजी में भी आपने काइनेजियोलॉजी में भी पढ़ा है कि वो 0 डिग्री पे, वहाँ पे सारी मूवमेंट 0 होती है। बॉडी की जहाँ से मूवमेंट हो रही है तेरे सेगमेंट की, उसे हम कहते हैं कि लाइन ऑफ रेफरेंस लेते हैं। इसमें भी यही है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में 0 हो गया, आपने अपना आर्म को एक्सटेंड किया, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बॉडी सेगमेंट के रिलेटेड कितना बन रहा है और जॉइंट का एंगल कितना बन रहा है, ये तो आप बता सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा आपके पास और लैब भी जब आप करेंगे तो तब भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पोजीशन एज्यूम क्या किया, बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन होती है कि लाइन ऑफ रेफरेंस से लेता है। ये सारी बातें इसमें यही लिखी है कि ट्रंक की फ्लेक्शन की तो आप किस तरह देख सकते हैं, एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। फिर भी मैं कह रही कि रट्टा ना लगाएं, प्लीज़ रट्टा ना लगाएं, क्योंकि आप जब इतना फील्ड रहेंगे आपको मसला होगा। गोनियोमीटर कॉमनली यूज़ हो रहा था क्लिनिकल में जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, एक आपको फ्लेक्स करते हो। अब स्पाइरल की भी, इवन दो हम ना जो होते हैं ना सर्विकल की वर्टिब्री की, जब हम गोनियोमीटर यूज़ कर रहे थे उसका प्रैक्टिकल आप यूज़ करेंगे लैब में जाके, तो आप सर्वाइकल रीजन पे रख के मेजर कर रहे होते हैं कि नेक की फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में क्या क्या एंगल आ रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइन कितना आ रहा है, प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, गोनियोमीटर इस तरह का होता है और रियल लाइफ में ये इस तरह का होता है। ठीक है, ये गोनियोमीटर है आपके पास। ठीक है, ये गोनियोमीटर है। ये जो होता है हमारे पास फल्क्रम होता है जो हम रखते हैं पॉइंट, ये पिवट है इसका। ठीक है, और ये जो होता है ये स्टैटिक रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अब इसकी स्पाइन मेजर कर दिया। मैं आपको वैसे तो एक वीडियो बना दूंगी
एंगल मेजर करने के लिए। तो इसको हम रखते हैं और इसको मेजर कर देते हैं, ठीक है। कितनी हमें रेंज ऑफ मोशन मिल रही है, ये पार्ट मूव करने वाला होता है, ठीक है। जितनी मिल रही होती है तो फिर इसे हम कहते हैं 50 मिल रही है हमें रेंज ऑफ मोशन। स्पाइरल के भी कर रहे होते हैं। बस मेरा मकसद ये आपको था कि गोनियोमीटर दिखाना, ये हर किसी के पास होना ज़रूरी होता है क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको ज़रूरत होगा, ठीक है। फलक्रम ने तो मूव करना नहीं है, रेफरेंस लाइन आप लेते हैं और ये मूविंग आर्म होता है इसका, ठीक है। ये इसका मूविंग आर्म होता है, इजीली मूव कर रहा होता है। आप जिस तरह वो बॉडी मूव कर रही होती है आप इस तरह इसको मूव करते हैं, जिस पे वो रुकता है उसे आप देख लेते हैं और आपको रेंज ऑफ मोशन पता लग जाती है। इससे आपको पता लगता है नॉर्मल है कि नॉर्मल, जैसे कि इस आदमी ने रखा हुआ है कुछ इस तरह रखा हुआ है, इस तरह हाँ इस तरह रखा हुआ है जी भाई ये, ठीक है। और जिस तरह इसने आर्म के इधर रखा है पिवट, ये फिक्स पॉइंट है और इसने कहा कि इसको मूव करो और ये ऐसे दोनों सेम होता है। और जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहा होता है आप इसको मूवमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं और जहाँ पे वो मूवमेंट स्टॉप होती है और फिर आप एंगल मेजर करके बता देते कि भाई ये एंगल आया, ठीक हो गया। गोनियोमीटर का मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बताना था। इस तरह गोनियोमीटर यूज़ हो रहा होता है। इसमें भी क्या होता है कि आप अक्सर का जब गोनियोमीटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आप मेजर करना चाहते हो तो इस पर थंब रूल भी लगता है। थंब रूल क्या होता है कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कर्ली फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन इसमें क्या होता है कि कर्ली फिंगर्स जो होती है ना वो आपको बता रही थी कि मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन किस तरफ हो रही है और ये आपको एक्सेस बता रही होती है, ठीक होगा, ठीक है। आपने अगर फ्लेक्शन किया है तो आप उधर आप अपनी ये देखिए यहाँ पे इसने मूव किया, मैंने अपनी एक्सेस रखे, ये एक्सेस बता रही है और मैंने इस तरह की, तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की फ्लेक्शन इसकी इतनी हुई है, इसने अपनी टांग इस तरफ को मूव की, तो ये एक आप पिवट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर अब इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन कह रहे थे, कहते हैं कि कुछ जॉइंट होते हैं, आप देखो एग्जाम्पल ले लो टिबियोफेमोरल जॉइंट की, इसमें मीडियल रोटेशन भी हो रही होती है, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है, टिबिया पर फ्लेक्शन जब कर देते हैं तो थोड़ी थोड़ी एक्सेसरी मूवमेंट्स भी हो रही होती है, ठीक है ना। तब आप एक करेक्ट मूवमेंट नहीं मेजर कर सकते, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ रोटेशन आपको मैं कहूँ वो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके साथ कुछ एक्सेसरी मूवमेंट भी हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं इंस्टेंट सेंटर, प्रिसाइज लोकेटेड सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ अ जॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट इन अ टाइम, वो आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक्सरे वगैरह की वजह से इंटरवल्स वगैरह थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है।